हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर हिंदी मीडियम। देखिए थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड हमारी यूनिट चल रही है और लास्ट क्लासेस में मैंने आपको एंट्रोपी टॉपिक स्टार्ट करवाया था। उसमें हमारी अब तक 4 डेरिवेशन कंप्लीट हो गई है। आज की क्लास में हम अपनी 5वीं डेरिवेशन करेंगे जो कि होगी भौतिक रूपांतरणों में एंट्रोपी परिवर्तन। देखिए जो भौतिक रूपांतरण होते हैं जैसे कि ठोस अवस्था से द्रव्य अवस्था में जाना, द्रव्य से वाष्प में या फिर ठोस से वाष्प अवस्था में आना, तो ये सारी जो प्रवस्था चेंज हो रही है कि एक अवस्था से दूसरे अवस्था में आ रहा है, कोई भी जो तंत्र है तो वहाँ पर ताप जो होता है वह स्थिर रहता है। यहाँ किस प्रकार का एंट्रोपी परिवर्तन आता है वो हम इस डेरिवेशन में समझेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने कहा कि ताप जो है वो स्थिर रहता है। ताप किस प्रकार से स्थिर रहता है? टेम्परेचर कैसे यहाँ पर कांस्टेंट होगा अगर कोई भी एक तंत्र ठोस अवस्था से द्रव्य अवस्था में आ रहा है। तो देखिए इसको मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। जब कोई तंत्र है जो कि ठोस अवस्था से द्रव्य अवस्था में आ रहा है तो एक फिक्स पॉइंट पे वो द्रव्य अवस्था में परिवर्तित होता है, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं उस ठोस का मेल्टिंग पॉइंट है। उस मेल्टिंग पॉइंट जो है वो फिक्स होता है, हर किसी ठोस के लिए वो मेल्टिंग पॉइंट फिक्स रहता है जिसमें वो द्रव्य अवस्था में परिवर्तित होता है। तो वो जो फिक्स पॉइंट है वो पॉइंट कहलाता है उसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, क्वथनांक कहलाता है। और नहीं सॉरी, ये जो कहलाता है गलनांक कहलाता है, ठीक है। अब ये गलनांक जो होता है उस पर 2 प्रवस्थाएं साम्य में रहती हैं। वहाँ पर ठोस प्रवस्था तथा द्रव्य प्रवस्था आपस में इक्विलिब्रियम मेंटेन रखती है, साम्य अवस्था में रहती हैं। इस वजह से मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर ताप जो है वह स्थिर होता है। तो ठीक है, इस डेरिवेशन को हम समझते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ी सी इसकी थ्योरी बता देती हूँ। इन फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन यानी जैसे मैं बताया सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस स्टेट में होगा तो किस प्रकार का यहाँ पे एंट्रोपी में परिवर्तन आएगा।
यहाँ पे देखिए, सामान्यतः किसी भी भौतिक परिवर्तन में ताप स्थिर रहता है, जैसे ठोस से द्रव, द्रव से वाष्प, ठोस से वाष्प तथा वाष्प ठोस के अपर रूप से दूसरे अपर रूप में, एक अपर रूप से दूसरे अपर रूप में परिवर्तन के दौरान ताप स्थिर रहता है, क्योंकि परिवर्तन के प्रत्येक क्षण में दो प्रावस्थाएं साम्य में रहती हैं। ठीक है, इस तरह से ये इसकी कुछ थ्योरी हो गई है। सबसे पहले तो आप इसको नोट करें कि किस प्रकार से दो प्रावस्थाएं साम्य में हैं, किसी भी ताप जो स्थिर ताप है उसमें साम्य में रहती हैं। एक लाइन और लिख दें, इस प्रकार यह समतापी रूपांतरण होता है ठीक है। हम जानते हैं देखिए, जब मैंने आपको एंट्रोपी बताया था, एंट्रोपी की परिभाषा मैंने बताई थी, तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन की बात करें तो एंट्रोपी को इस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ पर ये जो है एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये वाली आप इक्वेशन लिख लें, ये थ्योरी जो मैंने आपको लिखवाई है उसको नोट करें, उसके बाद हम अपना डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं आपको थ्योरी वापस से रीड करके बता देती हूँ। सामान्यतः किसी भी भौतिक परिवर्तन में ताप स्थिर रहता है, जैसे ठोस से द्रव, द्रव से वाष्प, ठोस से वाष्प तथा ठोस के एक अपर रूप से दूसरे अपर रूप में परिवर्तन के दौरान ताप स्थिर होता है, क्योंकि परिवर्तन के प्रत्येक क्षण में दो प्रावस्थाएं साम्य में रहती हैं। इस प्रकार यह समतापी रूपांतरण होता है, हम जानते हैं। और ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, इस इक्वेशन को आप 1 नंबर दे दें। फर्स्ट नंबर की आपकी इक्वेशन है। इसी के आगे से हम प्रोसीड करेंगे अपने डेरिवेशन को, तो नोट डाउन करें इसे सबसे पहले तो। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई थी। आगे देखिए, ऊष्मागतिकी प्रथम नियम अनुसार जो dq होता है वो इक्वल होता है dE प्लस dW के। आपको याद होगा, ये हमने पढ़ा था कि दी गई जो अवशोषित ऊष्मा होती है वह आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन लाती है और कुछ कार्य करती है। तो यहाँ पर मैं जो कार्य है उसको लिख सकती हूँ P dV। ये हो गया dQ के बराबर। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में d जो है उसे मैंने यहाँ पर बाहर ले लिया और बाकी सारी टर्म को अंदर ब्रैकेट में ले गए। ठीक है, यहाँ पर ये h आ गया, क्योंकि हमें पता है जो
एच है, एंथैल्पी है, वो बराबर होती है ई प्लस पी वी के। तो इस तरह से डी क्यू जो है वो बराबर हो जाएगा एच के। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हमारे पास डी क्यू का मान आ गया, जिसे हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो इसी को मैं आगे यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ। समीकरण 1 में समीकरण 2 से डी क्यू का मान रखने पर, ठीक है, यहाँ पर डी क्यू का जो मान है वो हम रखेंगे। किस प्रकार से रखा जाएगा, देखिए ये वाली जो हमारी इक्वेशन है इसमें डी क्यू की वैल्यू को आप पुट करें। डी एस इक्वल है डी एच अपॉन टी के। इस प्रकार से हमारे पास 3rd नंबर का इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए भौतिक रूपांतरण हमें दिखाना है, तो उसमें हम परिवर्तन को दिखाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो अवस्था परिवर्तन हो रही है, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में आ रहा है। मान लेते हैं कि जो तंत्र है अवस्था 1 से अवस्था 2 में रूपांतरित हो रहा है। तो इस चीज़ को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, किस प्रकार से उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें समाकलन करना होगा। समाकलन होगा इसका 1 से दूसरे अवस्था में। इसी तरह से यहाँ पर भी समाकलन होगा डी एच का, और टी जो है वो बाहर हो गया 1 से दूसरे अवस्था में। ठीक है, तो यहाँ तक आप इस समीकरण को नोट करें। आपकी 3 इक्वेशन आ जाएंगी। समाकलन का जो चिन्ह है वो लगा के लिख दें, और उसके बाद हम समाकलित करेंगे, और इसके बाद हम विभिन्न परिभाषाओं को समझेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन तो आसान सी है। कैसे आई फर्स्ट इक्वेशन, ये एंट्रोपी की परिभाषा से आई है। उसके बाद ऊष्मा गति के प्रथम नियम से हमें डी क्यू का मान मिल गया। उस डी क्यू के मान को हमने समीकरण 1 में रखा। इस प्रकार से हमारे पास समीकरण 3 आ गई है। आगे हमने अवस्था परिवर्तन का यहाँ पे रूपांतरण दिखाया है कि एक अवस्था से तंत्र दूसरे अवस्था में जा रहा है, एक से दूसरे में गया है, तो उस रूपांतरण को प्रदर्शित किया जा सकता है समाकलन करके, और इस तरह से हमने इसको समाकलित कर दिया है। आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर समाकलन करके इसे लिखेंगे कि किस तरह से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो नीचे वाली जो समाकलन की हमने इक्वेशन लिखी है उसी के आगे से मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ, तो आपको वहाँ से यहाँ पर अब कंटिन्यू करना है। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 4। इस इक्वेशन को नोट करें क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट इक्वेशन आ गई है। इसके आगे हम इसकी 2-3 जो डेफिनेशन है उसको देखेंगे कि
जब सिस्टम सॉलिड से लिक्विड में जाता है, लिक्विड से वेपर में आता है, या फिर एक रूपांतरण होता है एक रूप से दूसरे अपर रूप में, तो किस प्रकार का यहाँ पर एंट्रोपी में परिवर्तन आएगा, उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, उसको हम समझेंगे। सबसे पहले आप उसको यहाँ पे नोट करें। ठीक है, अब आगे हम रूपांतरणों की बात कर रहे हैं। भौतिक रूपांतरणों में एंट्रोपी परिवर्तन निम्न प्रकार लिखी जा सकती है। भौतिक रूपांतरणों में एंट्रोपी परिवर्तन निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले आप इसको नोट करें, उसके बाद मैं उस साइड से मिटा के एक एक करके डेफिनेशन लिखना शुरू करती हूँ। सबसे पहले हम गलन की एंट्रोपी को समझेंगे कि किस तरह का गलन में एंट्रोपी परिवर्तन आता है, जिसे एंट्रोपी चेंज इन फ्यूज़न कहा जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, किसी ठोस की ठोस का द्रव्य में रूपांतरण किसी ठोस के गलन में एंट्रोपी परिवर्तन को निम्न प्रकार लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए, ये जो डेल एस एफ है वो तो हो गया गलन की एंट्रोपी परिवर्तन।
गलन की मोलर ऊष्मा गलन ताप। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये 5th और फर्स्ट डेफिनेशन निकल के सामने आ गई है और हर डेफिनेशन पे एक न्यूमेरिकल बन सकता है। तो सबसे पहले आप इसको नोट करें। नेक्स्ट हम बॉइलिंग पॉइंट का पढ़ेंगे कि अगर द्रव्य से वाष्प में जाता है तो किस प्रकार से एंट्रोपी में परिवर्तन होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला हम द्रव्य का करेंगे। द्रव्य का वाष्प में रूपांतरण किसी द्रव्य का एक सेकेंड, ये सेंटेंस को सही नहीं बन रहा। किसी द्रव्य के वाष्पीकरण की एंट्रोपी परिवर्तन को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। ठीक है, किस प्रकार से लिख सकते हैं? यहाँ पर जो फॉर्मूला है उसमें डेल एस वी इक्वल हो जाएगा डेल एच वी के और नीचे आ जाएगा टी वी। ठीक है, यहाँ डेल एस वी वाष्पन की अच्छा, डेल एस वी नहीं है, ये मैंने एच वी बता दिया आपको। डेल एच वी बता दिया है। डेल एस वी है वाष्पन में एंट्रोपी परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट है टीवी जो कि है क्वथनांक बिंदु। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हो गया सेकंड और ये था हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर एक अपर रूप से दूसरे अपर रूप में रूपांतरण हो रहा है तो किस प्रकार से इसको लिखा जाएगा।
तो सबसे पहले आप इन दोनों को नोट करें, वो वाला फर्स्ट है और ये सेकंड है। देखिए, किसी एक क्रिस्टलीय ठोस के एक अपर रूप से दूसरे अपर रूप में रूपांतरण से एंट्रोपी परिवर्तन को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो पहला अपर रूप है वो है अल्फ़ा और दूसरा अपर रूप है बीटा। तो यहाँ पर अल्फ़ा से रूपांतरण हो रहा है, यहाँ पे मैं साम्य अवस्था दिखा रही हूँ, बीटा में। ठीक है, लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, डेल एस टी बराबर हो जाएगा डेल एच टी अपॉन टी टी के। ठीक है, यहाँ पर डेल एच टी संक्रमण मोलर ऊष्मा है, टी टी संक्रमण ताप है, डेल एस टी संक्रमण एंट्रोपी परिवर्तन है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया और आपकी जो ये डेरिवेशन है एंट्रोपी चेंज जो हमने पढ़ा है फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से। तो देखिए, आज की क्लास में हमारा बस यही टॉपिक है, ये वाला डेरिवेशन। इस तरह से आपका एंट्रोपी जो टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसमें जो मैंने आपको कहा था कि कई सारी डेरिवेशन है, सारी डेरिवेशन मैंने आपको करवा दी हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि अगली ही क्लास में देखते हैं कौन सा टॉपिक मैं आपको बताती हूँ। आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।